अच्छे से हो पाई। तो हम इंडस्ट्री आज फिर से शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आखिर इंडस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री, या उद्योग क्या होता है? उद्योग वह चीज़ होती है, या इंडस्ट्री वह चीज़ होती है जो किसी भी प्राइमरी चीज़ को या प्राथमिक चीज़ को, किसी भी प्राइमरी चीज़ को या प्राथमिक चीज़ को चेंज करके, परिवर्तित करके, प्रोसेसिंग करके, प्रसंस्करण करके, या यूटिलाइज करके, उसका प्रयोग करके, उससे एक इकोनॉमिक बेनिफिट लेने की कोशिश करती है, एक आर्थिक लाभ लेने की कोशिश करती है, उसको उद्योग कहा जाता है। हमारे देश में या पूरी दुनिया में जनरली 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में जनरली नेचुरल चीज़ें आती हैं, जो जैसी मिलती हैं वैसे ही यूज़ हो जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जैसी मिलती हैं वैसे ही यूज़ हो जाती हैं। सेकेंडरी में आती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण वाली चीज़ें। आजकल सेकेंडरी में और भी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, जैसे आईटी, टूरिज्म, पर्यटन भी एक प्रकार का उद्योग बन चुका है। टर्शरी या सेवा क्षेत्रों में आता है सेवा के काम, जैसे एजुकेशन, जिसमें किसी भी प्रकार के गुड्स का आदान प्रदान नहीं होता, किसी भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ या टीचिंग दे रहा हूँ, तो इसमें केवल नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ इस नॉलेज को टच करके बताओ, तो आप उसको टच नहीं कर सकते। कहने का मतलब है किसी भी गुड्स का ट्रांसफर नहीं होता है, ठोस पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होता। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विस हो गई, योगा हो गया, ये सारी चीज़ें ये टर्शरी या तृतीय क्षेत्र में आती हैं। हाल ही में ये भी देखा गया कि एक नया क्षेत्र जिसको क्वार्टरनरी क्षेत्र कहा जाता है, चतुर्थ क्षेत्र कहा जाता है, वह भी हमारे सामने आने लगा। क्वार्टरनरी क्षेत्र में नवीन युग में पैदा होने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आती है, आईटी इंडस्ट्री आती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आती है, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है वो आता है, क्वांटम कंप्यूटर ये आते हैं, सुपर कंप्यूटर ये आते हैं। कहने का मतलब है कि तकनीक से जुड़ी चीज़ें चौथे क्षेत्र में आती हैं। इन सभी चीज़ों को उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को उद्योग कहा जाता है। तो उद्योग की शुरुआत में एक छोटी सी डेफिनेशन या एक छोटी सी लाइन हम लिखेंगे, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम लिखेंगे उद्योग के लिए, या एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। ये मैंने कल भी लिखवाया था, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, दैट इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट important indicator of socio-economic development, of socio-economic development। उद्योग एक महत्वपूर्ण क्या बोलेंगे इसको, संकेत है किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इंडस्ट्री जब लगती है तो इंडस्ट्री कहीं भी नहीं लग जाती। इंडस्ट्री लगने के लिए आपको कुछ कारक, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री की जगह निर्धारित करते हैं। इन फैक्टर्स को लोकेशनल फैक्टर्स कहा जाता है। सो व्हाट आर लोकेशनल फैक्टर्स? दोज फैक्टर्स, वह कारक, दोज फैक्टर्स, वह कारक which decides the location of any industry। वह कारक जो किसी उद्योग की, जो किसी उद्योग के स्थान को निर्धारित करते हैं। अभी लोकेशनल फैक्टर्स ऐसे हवा में नहीं हो जाते हैं। लोकेशनल फैक्टर्स को बहुत समय से बताने की कोशिश हो रही है और ये बताने का प्रयास किया। दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो इंडस्ट्री कहाँ पे लग सकती है, इस चीज़ को बताने का काम किया वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ने। वेबर के औद्योगिक, ये लिखना नहीं है, ये सब आप अपनी समझ के लिए थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। उद्योग के स्थापित करने की जो सिद्धांत था या थ्योरी था, इसके हिसाब से इंडस्ट्री लगाई जाती रही बहुत लंबे समय तक। ये थ्योरी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर सिद्धांत पे काम करती है, जिसको कहा जाता है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी या लीस्ट कॉस्ट मॉडल। इन तीनों शब्दों को समझिए। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम। कॉस्ट का मतलब होता है आपकी लागत, आपने कितने में खरीदा, आपने कितने में किसी चीज़ को यूज़ किया, खरीदा, उसको कहा जाता है लागत या कॉस्ट। जैसे मान लीजिए एक चिप्स का जो विक्रेता है या चिप्स बेचने वाला व्यक्ति है, वो 8 रुपये में चिप्स खरीदता है और आपको 10 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब है उसकी लागत 8 रुपये थी। ठीक है,
तो हमेशा जो इंडस्ट्री वाला इंसान होगा वह यह कोशिश करता है कि ये जो 8 रुपए है, जो मेरे को 8 रुपए लग रहा है, जो मेरी लागत 8 रुपए लग रही है, इसको कैसे भी कैसे और कम करके 6 रुपए में लाया जाए। अगर आप शार्क टैंक देखोगे तो शार्क टैंक में वो कई बार कहते हैं कि अभी आप ये चिप्स का पैकेट कितने में बना रहे हो, तो वो कहते हैं अभी हम 25 रुपए में बना रहे हैं। बोलते लेस कितने में बना रहा है, बोले लेस ये पैकेट 10 रुपए में बना लेता है। बोलते फिर आप इतना महंगा बेच रहे हो, आपका बिकेगा कैसे? बोलते आप 25 रुपए जब हमारी ज्यादा सेल होने लगेगी तो हम 25 रुपए का आइटम 10 रुपए में ले आएंगे और हमारी क्वालिटी लेस से बेटर है। ठीक है, वो ये कम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तभी लगेगी जब आपकी लागत सबसे कम होगी। अगर आप किसी आइटम को 4 रुपए में बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो और मार्केट में उसको 10 रुपए में बेचते हो, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा? बताएं मुझे, इतना मैथ्स आता होगा आपको। अगर आप किसी आइटम को 4 रुपए में बना लेते हो और उसको 10 रुपए में मार्केट में बेच के आते हो, तो आपको कितने का लाभ होगा? आपको लाभ होगा टोटल टोटल 6 रुपए का। बहुत अच्छे सुमित, 6 रुपीज का लाभ होगा। लेकिन अगर यही दाम आपका बढ़ जाता है और 8 रुपए में आप चिप्स का पैकेट बनाते हो और मार्केट में आप उसको 10 रुपए में बेचते हो, तो आपको लाभ होगा केवल 2 रुपए का। तो कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्री हमेशा किस चीज की कोशिश करेगी कि लागत मूल्य को कम से कम किया जाए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। मतलब इंडस्ट्री उस सिद्धांत पे लगाई जाती है जिस सिद्धांत में लागत मूल्य या कॉस्ट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी कहते हैं, वो सबसे कम होना चाहिए। सबसे न्यूनतम लागत मूल्य होगा तो हमारे लिए वो बेस्ट सिद्धांत माना जाएगा। वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी कई चीजों को अनुमान लगा के मान लेती है, अज्यूम कर लेती है। जैसे हमने जब वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी, तो मैंने आपको कई सारे अजम्पशंस लिखवाए थे, कई सारी पूर्व धारणाएं लिखवाई थी। जैसे सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, पूरी एक बड़े विश्व को पेंजिया कहते हैं, वो एक पेंथलासा नाम के ओशन से घिरा हुआ है। ये सारी हमारी धारणाएं थी, ऐसा किसी ने देखा नहीं था, लेकिन पहले से बनाई हुई पूर्व धारणाएं थी। ऐसे ही वेबर ने भी कुछ चीजों को अज्यूम किया कि दुनिया ऐसी होती होगी। उसने कहा यूनिफॉर्म लैंड एवरीवेयर, पूरी दुनिया में एक समान जमीन है, मतलब कहीं पे भी पहाड़ नहीं है, कहीं पे भी प्लेट्यू नहीं है, यूनिफॉर्म लैंड है एवरीवेयर। आपको भी पता है ऐसा नहीं है, लेकिन किसी सिद्धांत को अगर देना है तो आपको कुछ चीजें हवा में माननी पड़ती हैं, वो इन्होंने भी मानी कि यूनिफॉर्म लैंड एवरीवेयर, पूरी दुनिया की जमीन एक फ्लैट सर्फेस की तरह है जिसमें कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला देयर इज ओनली वन मार्केट, आप जो उद्योग में सामान बनाओगे उस सामान को बेचने के लिए केवल और केवल एक ही बाजार होगा। ऐसा नहीं कि स्मार्ट बाजार भी है, बिग बाजार भी है, रिलायंस डिजिटल भी है, ऐसा नहीं होगा। एक ही बाजार होगा, एक ही बाजार में आपका पूरा सामान बिकेगा, चाहे कहीं भी उद्योग लगा लो आप। जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, परिवहन का खर्चा होगा, जो ट्रांसपोर्ट या परिवहन का खर्चा होगा, यह खर्चा वजन, वेट और डिस्टेंस, दूरी के हिसाब से तय होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको 1 किलो रुई को ट्रांसपोर्ट करना है, कॉटन को ट्रांसपोर्ट करना है, 1 किलो कॉटन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपका जो खर्चा आएगा 1 किलो कॉटन को ट्रांसपोर्ट करने में, वो ज़्यादा आएगा किसकी तुलना में? अगर आपको आधा किलो लोहा ट्रांसपोर्ट करना है, आयरन ट्रांसपोर्ट करना है। क्योंकि वेबर ऐसा मान के चलता है कि अगर आपको किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको उसका केवल वजन पता होना चाहिए और दूरी पता होनी चाहिए। अगर वजन ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आएगा, अगर वजन कम है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आएगा। ये सीधी सीधी बात वेगनर कहता है, लेकिन असल दुनिया में या रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? मैं आपको इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी का उसको बोलोगे ट्रक वाले को कि साहब तुमको 100 डिब्बे कांच के ग्लास लेके जाने हैं या ग्लास लेके जाने हैं जो कांच के बने हुए हैं, तो वो बोलेगा साहब ये आइटम तो डेलिकेट आइटम है, इसको अलग से ले जाना पड़ेगा, इसका खर्चा ज़्यादा आएगा। इसका वजन से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी पदार्थ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या भेजना चाहते हो। जैसे अगर आप कभी ईयरडोप्स वगैरह ऑनलाइन मंगाते हो या टैबलेट मोबाइल ऑनलाइन मंगाते हो, तो वह ट्रेन के डिब्बों में धक्के खाता हुआ नहीं आता, वो एरोप्लेन से उड़ता हुआ आपके घर आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई टेबल कुर्सी लोहे का आइटम मंगाओगे तो वो ट्रेन की रेलगाड़ी में मालगाड़ी में लद के आ जाएगा आसानी से, क्योंकि क्वालिटी पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन वेबर ऐसा नहीं मानता। वेबर मानता है कि सिर्फ और सिर्फ वजन और दूरी पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा निर्भर हो जाता है। ये वेबर की थ्योरी है। ये हम कमियों में भी लिखते हैं कि वेबर की थ्योरी में क्या कमियां हैं। कमियां यही है कि वह वास्तविक चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर है। फिर वेबर मानता है कि लेबर पूरी दुनिया में बराबर मात्रा में प्रेजेंट है। लेबर इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर। आप कहीं भी इंडस्ट्री लगा लो, लेबर सब जगह एक बराबर प्रेजेंट है। आप ए पॉइंट पे इंडस्ट्री लगाओ तो भी आपको श्रमिक मिल जाएंगे, मजदूर मिल जाएंगे, बी पे लगाओगे तो भी आपको श्रमिक और मजदूर मिल जाएंगे। ये वेबर का मानना है। इतना मानने के बाद वेबर कहता है कि दुनिया में 2 प्रकार के मटेरियल होते हैं। जो मटेरियल्स होते हैं या पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं, पहले प्रकार के मटेरियल होते हैं फिक्स्ड मटेरियल, स्थायी पदार्थ। और दूसरे प्रकार के मटेरियल होते हैं, ये वर्ड आपके लिए नया है, यूबी क्विशियस। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है एवरीवेयर, हर जगह पाया जाने वाला। नहीं समझ में आया तो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे फिक्स्ड मटेरियल का मतलब है कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी निर्धारित और स्थायी जगह पे मिलता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कुंदरेमुख का आयरन ओर, वो सिर्फ कुंदरेमुख में ही मिलता है ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि कुंदरेमुख का आयरन ओर हमें राजस्थान में भी मिल जाएगा। कुंदरेमुख का आयरन ओर, झरिया का कोयला, ये फिक्स जगहें हैं, ये केवल इन्हीं जगहों पर मिलता है, ये बाकी जगहों पर नहीं मिल सकता। लेकिन यूबी क्विशियस में जैसे हमने कहा वाटर, पानी सब जगह मिल जाता है, सैंड या रेत लगभग सब जगह मिल जाती है, ऑक्सीजन या एयर लगभग सब जगह मिल जाती है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो सब जगह बराबर मात्रा में अवेलेबल होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो केवल और केवल फिक्स्ड प्लेस पर या स्थायी जगह पर मिलती हैं।
इंडस्ट्रीज लगाने के लिए फिक्स्ड मटेरियल का रोल हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये निर्धारित करेंगे, ये शादी के उस जीजा की तरह है जो हमेशा रूठ जाता है लेकिन जीजा की बात माननी ही पड़ती है। तो हमें भी फिक्स्ड मटेरियल की बात माननी ही पड़ेगी, बिकॉज ये जो फिक्स्ड मटेरियल है यही निर्धारित करेगा कि इंडस्ट्री आपको कहाँ लगानी है। तो ये वेबर ने इतनी इतनी बात कही कि इतना इतना मानने का वेबर का तरीका है। फिर वेबर कहता है कि भाई साहब जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उद्योग होते हैं, हाँ बिल्कुल फूफा जी, वही जो रूठ जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उद्योग होते हैं, यहाँ से आपका मेन आइटम शुरू होता है जो आपको सीखना है। वो दो प्रकार के होते हैं। एक इंडस्ट्री होती है वजन आवर्धन करने वाली इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं वेट गेनिंग इंडस्ट्री, वेट गेनिंग इंडस्ट्री। और दूसरी इंडस्ट्री होती है वेट लूजिंग इंडस्ट्री, या वजन में कटौती करने वाले उद्योग। हमें पता है, अभी आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता, उसकी हमें कोई चिंता भी नहीं है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि वेट गेनिंग और वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज का क्या लेना देना है पूरा। जब हम आपसे बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले वेट गेनिंग इंडस्ट्री का एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले हम वेट गेनिंग इंडस्ट्री या वजन आवर्धन वाली उद्योग की बात करते हैं। कोई भी ऐसा उद्योग जिसमें मैं एक कच्चा माल मिलाता हूँ, रॉ मटेरियल मिलाता हूँ, और दूसरा रॉ मटेरियल मिलाता हूँ, और ये दोनों मिलके जो मेरे लिए पदार्थ बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वह प्रोडक्ट का वजन या वेट इन दोनों प्रोडक्ट से ज्यादा रहे तो मैं उसको वेट गेनिंग कहूंगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बिना एग्जाम्पल के वेट गेनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जैसे आटा, शक्कर, मिल्क। मैंने 250 ग्राम्स आटा लिया, 250 ग्राम्स शक्कर ली, और 250 ग्राम्स ही मिल्क लिया, लेकिन जब मैंने इसका केक बनाया तो मुझे पता चला कि 1 किलो का केक बनके रेडी हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे तीनों पदार्थ मिलके 750 ग्राम का वजन रखते थे, लेकिन बाद में जब हमने इसको प्रोसेस किया तो यह 1 किलो के वजन के हो गए। ऐसी इंडस्ट्री को हम वेट गेनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जनरली ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे बेकरी, या फिर आपका स्वीट्स वाली, ये इंडस्ट्रीज जनरली वेट गेनिंग इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि इनमें वजन बढ़ जाता है। मुझे जल्दी से थम्स अप दीजिए अगर आपको वेट गेनिंग समझ में आ गया है कि वो इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं जिनमें वजन बढ़ जाता है। इसी का जस्ट उल्टा होती है हमारी सेकंड टाइप की इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री, जिनमें वजन घट जाता है, वेट लूज हो जाता है। उन इंडस्ट्रीज को वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जितनी भी मेटल इंडस्ट्रीज हैं वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने 1 किलो हेमेटाइट लिया। अब मुझे अगर आपको ये भी बताना पड़ जाए कि ये हेमेटाइट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये काले रंग का एक अंगूर है जो उसमें झारखंड में उगता है। काले रंग का अंगूर है हेमेटाइट। और इतना अगर सुनने के बाद आप इस पर विश्वास कर लेते हैं तो क्लास छोड़ के चले जाइए, फिर आपके लिए क्लास नहीं है। 1 किलो हेमेटाइट लिया आपने, 1 किलो आपने लाइमस्टोन लिया, चूना पत्थर लिया, थोड़ा सा आपने मैग्नीज लिया, थोड़ा सा आपने मैग्नीज लिया। ये सभी चीज़ें आयरन ओर बनाने के लिए लगती हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हमने ये 500 ग्राम लिया होगा चूना, 500 ग्राम मैग्नीज लिया होगा, 1 किलो हेमेटाइट। मैं बता ही देता हूँ बेटा, हेमेटाइट आयरन की ओर को कहते हैं, आयरन ओर को हेमेटाइट कहा जाता है। हमने इंडस्ट्री के पहले लेक्चर में पढ़ा था, माइनिंग के पहले लेक्चर में। कुल मिला के ये वजन कितना होता है? 1 किलो 500 ग्राम, मतलब टोटल 2 किलो वजन है। लेकिन जब आप इसको पिघला के लोहा बनाओगे या स्टील बनाओगे तो आपका लोहा कितना बनेगा? केवल और केवल 700 ग्राम लोहा बन के तैयार होगा। क्या 2 किलो का 700 ग्राम हो गया है? क्या हम इसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं? सेम सीमेंट के साथ होता है। सीमेंट में आप लाइमस्टोन लेते हो, कोयला लेते हो, सब कुछ लेते हो, फिर जब उसकी इंडस्ट्री से आप सीमेंट बनाते हो तो 1 या 100 किलो चूना से केवल और केवल 80 किलो सीमेंट बन के तैयार होता है। मतलब जितना आप लागत में या कच्चा माल लगाते हो उसका आइटम कम बन के निकलता है। क्या आपको वेट गेनिंग और वेट लूजिंग समझ में आ गई? मुझे जल्दी से थम्स अप दीजिए। क्या आपको वेट गेनिंग और वेट लूजिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया है? दो अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं, वजन बढ़ता है, एक में वजन कम होता है। ठीक है, अब बात को सिंपली समझना है। वैगनर या वेबर ने कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेट के। अगर वजन बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लग रही है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लग रही है, और ये इंडस्ट्री केक की इंडस्ट्री है, केक इंडस्ट्री है। केक इंडस्ट्री में ए पॉइंट सोर्स है किसका? आटे का। हम मान के चलते हैं यहाँ से गेहूं का आटा या फ्लोर आता है। बी पॉइंट जो है वो शक्कर का सोर्स है, शुगर का सोर्स है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, जो केक इंडस्ट्री लगा रहा है उस बंदे के पास दो ऑप्शन है। इस देश में या दुनिया में एक ही मार्केट है, अकॉर्डिंग टू वेबर एक ही मार्केट है दुनिया में, और कोई मार्केट नहीं है, एक ही मार्केट है, ये वेबर मान के चल रहा है। अब वेबर के पास दो ऑप्शन है। या तो वेबर बोलेगा कि मैं यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा दूं, वेबर कहेगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री इस जगह पे लगाना पसंद करूंगा क्योंकि वह
कच्चे माल के पास है, मुझे बाजू के बाजू में अपना जो भी सामान चाहिए, आटा शक्कर, वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे केक बनाऊंगा और फिर इस केक को ट्रांसपोर्ट कर दूंगा मार्केट की तरफ। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि केक एक ऐसी इंडस्ट्री है, वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, जिसमें वजन बढ़ जाता है। तो हमने 1 किलो आटा लिया, हमने 1 किलो शक्कर लिया, इन दोनों ने मिलकर 3 किलो केक बना दिया, और हमने अब 3 किलो को ट्रांसपोर्ट किया तो हमको खर्चा ज़्यादा लगेगा। मतलब ऐसी इंडस्ट्री अगर हम कच्चे माल के पास लगाएंगे तो हमको ज़्यादा खर्चा लगेगा। इसी का दूसरा तरीका देखिए, सेम केक की इंडस्ट्री है। यहाँ पे ए जो है वो वही आटे का सोर्स है, फ्लार का सोर्स है। बी जो है वो शक्कर या शुगर का सोर्स है। एम जो है वो वेबर का एक लौता मार्केट है। अब वेबर कह रहा है कि मैं आई पे इंडस्ट्री नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी इंडस्ट्री मार्केट पे ही लगाऊंगा। मार्केट पे इंडस्ट्री लगाने से वेबर को ये चीज़ पता चली कि मैं 1 किलो आटे को ट्रांसपोर्ट करूंगा मार्केट के पास, 1 किलो आटा ट्रांसपोर्ट हो गया। मैं 1 किलो शक्कर मार्केट की तरफ भेजूंगा, 1 किलो शक्कर ट्रांसपोर्ट हो गई। टोटल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितने किलो का आया बेटा? आप बोलोगे 1 किलो आटा और 1 किलो शक्कर ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा 2 किलो का आया। यहाँ पे केक को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, केक को भेज रहे थे मार्केट, तो 3 किलो का खर्चा आ रहा था। यहाँ पे केवल 2 किलो का आएगा। मैं मार्केट में केक बनाऊंगा और 3 किलो का केक मार्केट में ही बेच दूंगा। कहने का मतलब है, जब भी कोई इंडस्ट्री में वजन बढ़ता होगा, हम उस इंडस्ट्री को मार्केट के करीब लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि जब भी कोई इंडस्ट्री में वजन बढ़ता है तो हम उस इंडस्ट्री को मार्केट के पास लगाते हैं, ताकि बनने के बाद जो वजन बढ़े उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना आए, वो वहीं का वहीं बिक जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से बता सकता हूँ आपको। पहले वाले केस में ये केस वन था। पहले केस में क्या हो रहा था? फर्स्ट केस में वो कच्चे माल के पास, रॉ मटेरियल के पास, जहां आटा मिलता है, जहां शक्कर मिलती है, वहीं का वहीं इंडस्ट्री लगा रहा था। तो उसको पता चला कि पहले मैंने 1 किलो शक्कर, 1 किलो आटा लेके मैंने इंडस्ट्री लगाई, और फिर इस इंडस्ट्री को लगाने के बाद मेरा जो केक तैयार हुआ वो 3 किलो तैयार हुआ। अब मुझे इस 3 किलो केक को अपने कच्चे माल से मार्केट भेजना है, मतलब मेरा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा वो 3 किलो का आएगा। और हमने देखा कि 3 किलो वजन में ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन इस वाले केस में हमने कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट किया, 1 किलो आटा भेज दिया, 1 किलो शक्कर भेज दिया, टोटल भेजा कितना? 2 किलो। मार्केट में ही हमने केक बना लिया और मार्केट का मार्केट में ही बेच दिया। कहने का मतलब है, जब भी किसी इंडस्ट्री में वजन बढ़ेगा, हम वो इंडस्ट्री मार्केट में लगाएंगे। दूसरे प्रकार की इंडस्ट्री को देखिए जिसमें वजन कम होता है, लूज करती है इंडस्ट्री। एग्जांपल लेते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। ये एक मैं जगह ही ले लेता हूँ सीधे, ताकि आप एक रियल एग्जांपल से समझ पाएं। जैसे मान लीजिए हमने ये जगह ली, मयूरभंज। अगर ये नाम कभी जीवन में सुना है तो एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो, तो मेरे को पता चल जाएगा कि क्लास में बुझे हुए बच्चे बैठे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। अगर आपने मयूरभंज भी सुना है और आपने झरिया भी सुना है, तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ, ये तो हमने सुना है। मयूरभंज अपने लोहे के लिए फेमस है और झरिया अपने कोयले के लिए फेमस है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये रॉ मटेरियल की जगह है, ये भी रॉ मटेरियल की जगह है। मुझे जल्दी से बता दो, ये फिक्स्ड है कि यूबिक्विशियस है? ये स्थायी है कि सर्वव्यापी है? ये एक ही जगह पे मिलते हैं कि पूरे भारत में एक समान मिलते हैं? आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही है नीचे, फिक्स है। मतलब ये और कहीं नहीं मिलेंगे, ये फिक्स आइटम है। अब लोहे की इंडस्ट्री के लिए वेबर ने पहले सोचा कि मैंने जैसे केक की इंडस्ट्री मार्केट में लगाई थी, वैसे ही मैं क्यों ना आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी मार्केट में लगा दूं। वेबर ने केक से इंप्रेस होकर सोचा कि ये इंडस्ट्री भी मार्केट में लगाई जाएगी। यहाँ से वेबर भाई साहब ने 1 किलो आयरन ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ से वेबर भाई साहब ने 1 किलो कोयला ट्रांसपोर्ट किया। लेकिन बेचारे वेबर भाई साहब का जब लोहा बन के तैयार हुआ तो 2 किलो आइटम ट्रांसपोर्ट किया महाशय ने, लेकिन लोहा बन के तैयार हुआ 700 ग्राम। वह रोने लग गया, वह कहने लगा, यार जब ये 700 ग्राम आइटम बन रहा है तो मैंने 2 किलो ट्रांसपोर्ट पे क्यों खर्च किया? इससे बेहतर होता कि मैं मयूरभंज और झरिया से जो मुझे कोयला मिल रहा था, जो मुझे कोयला और आयरन ओर मिल रहा था, क्यों ना मैं उसकी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास ही लगा देता। मैं यहीं का यहीं इंडस्ट्री से 700 ग्राम लोहा बनाता या स्टील बनाता, और फिर जो ट्रांसपोर्ट करता तो सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रांसपोर्ट का खर्च आता? 2 किलो का नहीं, केवल और केवल 700 ग्राम का खर्च आता। कहने का मतलब है कि जब भी इंडस्ट्री वेट लूज करती है, वो इंडस्ट्री हमेशा रॉ मटेरियल या कच्चे माल के पास लगती है। वो इंडस्ट्री हमेशा कच्चे माल या रॉ मटेरियल के पास लगती है। मुझे जल्दी से बताइए, आपको ये बात समझ में आई? जिस इंडस्ट्री में वजन बढ़ता है वो मार्केट के करीब लगेगी, जिस इंडस्ट्री में वजन घटता है वो हमेशा कच्चे माल के पास लगेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये आज ही हम पढ़ेंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का मैप है। आप देखो, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ लग रहा है? झारखंड में। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ लग रहा है? वेस्ट बंगाल में। रौरकेला आपका लग रहा है उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। ये सभी स्टील प्लांट यहीं पे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि शायद हमने पढ़ा हुआ है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को ही मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, और यहीं पे सारे मेटल्स पाए जाएंगे। आपने बताया है सर कि रॉ मटेरियल के पास वही इंडस्ट्री लगती है जिसमें वजन लूज होता है, कम होता है, और ये सब आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, क्योंकि इनमें 2 किलो लोहा लगा के हमें 700 ग्राम स्टील मिलता है। इनको यहीं लगाएंगे हम, इनको राजस्थान मध्य प्रदेश के मार्केटों में लगा के अपना घाटा नहीं करवाएंगे। शायद आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। हम सिर्फ इतना लिखना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री वेट लूजिंग होती है, जिस इंडस्ट्री का वजन कम होता है, वेट लूजिंग होती है, इज सिचुएटेड, ये कहाँ पे स्थापित होती है? सिचुएटेड
नियर रॉ मटेरियल, ये कच्चे माल के पास स्थापित होती है। सिचुएटेड नियर रॉ मटेरियल, और जिस इंडस्ट्री का वजन बढ़ता है यह इंडस्ट्री मार्केट के पास स्थापित होती है। सिचुएटेड नियर मार्केट। जल्दी से थम्स अप देके बताएं कि हम आगे बढ़ जाएं। वेबर की थ्योरी समझ में आ गई है? वेबर आपके कोर्स में नहीं है, वेबर सिर्फ इसलिए बताया गया है क्योंकि बिना वेबर के जो हमने ट्राइंगल बनाए थे, अभी 4 ट्राइंगल बनाए थे, ये ट्राइंगल को कहा जाता है वेबर्स इंडस्ट्रियल ट्राइंगल। वेबर के इंडस्ट्रियल ट्राइंगल हैं, ये बताते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, लेकिन ये रियल लाइफ में काम नहीं आते, ये सिर्फ हवाबाजी के लिए है। ठीक है, लोकेशनल फैक्टर्स या किसी भी इंडस्ट्री के स्थापित होने के लिए जो स्थानीय कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? किताबों में जनरली जो कारक होते हैं उनको एक ही साथ बता दिया जाता है, लेकिन हम अपनी जो स्टडी है उसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। हम कारकों को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले होंगे फिजिकल फैक्टर्स, लिखें लोकेशनल फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक। फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक वो कारक हैं जो नेचुरल हैं, जिसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है। ये वो फैक्टर्स हैं जिसको ज्योग्राफी ने ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, दीज आर नेचुरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये प्राकृतिक भौगोलिक कारक है। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है कि ये यहीं पे इंडस्ट्री क्यों लग रही। अगर आप मेरी बात इतना सा समझिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू के झरिया में कोयला मिल रहा है, क्या इसमें आपकी 4 पुश्तों पहले जो परदादा के परदादा थे उनका कोई रोल रहा होगा? आप मुझे बताइए। या आपका कोई रोल है कि झरिया में कोयला मिल रहा है? आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, वहीं मिल ही रहा है। अगर वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा बारिश हो रही है, वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ का क्लाइमेट नमी वाला ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ पे रबर अच्छी हो सकती है, तो बेटा इसमें आपकी क्या गलती है? आपका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो ज्योग्राफी ने उसको वहाँ पे कंडीशंस दी हैं। दैट मीन्स ये प्राकृतिक भौगोलिक कारक होते हैं जिनको हम फिजिकल फैक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है वो है क्लाइमेट या जलवायु। क्लाइमेट या जलवायु, कोई उद्योग जो क्लाइमेट या जलवायु के कारण किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लग रहा है। आइए देखते हैं वो कौन सा उद्योग है जो क्लाइमेट के कारण किसी जगह पे लग रहा है। सीधे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के साथ, रुई या कॉटन जो एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है जिसको हम सूत कहते हैं या कपास कहते हैं, ये जो कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन को हमेशा अगर आप देखिए, कभी भी आपने कभी किसी से भी रुई में अगर थोड़ा सा पानी गिर जाए, मैं आपसे सिर्फ आपके रियल लाइफ के इंसिडेंट पूछ रहा हूँ, अगर आपने कभी नहीं किया हो तो आज घर में क्लास के बाद थोड़ी सी रुई मंदिर से ले लेना या मेडिकल के डिब्बे से निकाल लेना अपने फर्स्ट एड बॉक्स से, उसको पानी में डाल देना, और पानी जैसे ही सूखेगा, आप मुझे बताइए, आपने इस कॉटन को पानी में भिगो दिया, पानी सूखने के बाद क्या कॉटन पहले जैसे रह जाएगी या कॉटन रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी? आप मुझे बताइए। कॉटन वैसी मुलायम रहेगी कॉटन, या कॉटन ऐसे छूने में बड़ी अजीब सी लगेगी, बहुत टाइट टाइट सी लगेगी? कहने का मतलब है अगर ज़्यादा पानी गिर गया तो कॉटन के लिए दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ अगर कॉटन को बहुत ज़्यादा धूप भी लग गई, अगर एकदम से कॉटन को धूप लग गई तो कॉटन जल जाएगी और वो कॉटन भी बेकार हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसा क्लाइमेट चाहिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या सूत कपड़ा उद्योग को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम पढ़ेंगे इस इंडस्ट्री को अलग से, लेकिन ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, रिक्वायर्स, ये जो कपड़ा उद्योग है कॉटन का, इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, नमी युक्त जलवायु चाहिए। मतलब जो समुद्र के किनारे जो इलाके होंगे जहाँ हवा में थोड़ा सा उमस रहती है, मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है हवा में, वो क्लाइमेट चाहिए। क्यों ऐसा बेटा? बिकॉज, ऐसा इसीलिए है बिकॉज टू मच हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी, कॉज ब्रेकिंग ऑफ फाइबर, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो कॉटन का रेशा है या जो रेशम है कॉटन का वह टूट जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ फाइबर। एंड हैवी रेनफॉल, भारी वर्षण, कॉज डैमेज टू क्वालिटी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो आपके जो कॉटन की गुणवत्ता है वह खत्म हो जाएगी। देयरफॉर मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगी हुई हैं कॉटन की? शायद कभी सिद्धार्थ सर ने आपको पढ़ा दिया हो, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, ये वो इंडस्ट्रीज हैं, वो जगहें हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी और साथ ही साथ नमी भी बनी रहेगी। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? सेकंड, रेनफॉल, वर्षण, जूट इंडस्ट्री। पहले तो मुझे ये बताओ, जूट कितने लोग जानते ही नहीं है कि जूट क्या होता है? आपके घरों में जो बोरी आती है ना, जो स्कूल में आप लोगों ने कभी बोरी वाली रेस करी होगी, सैक रेस बोलते हैं जिसको, वो धागे वाली जो बोरी आती है ब्राउन कलर वाली,
कभी ना कभी लाइफ में देखा ही होगा आपने, उसको जूट कहा जाता है, उस चीज को जूट कहा जाता है। ठीक है, गांव वगैरह में पैर पहुंचने के लिए भी उस बोरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जूट इंडस्ट्रीज, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जूट इंडस्ट्रीज रिक्वायर हैवी वाटर एंड रेनफॉल, बहुत ज्यादा वर्षण एवं पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर, अतः, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, इसीलिए यह पश्चिम बंगाल में लगती हैं, क्योंकि शायद हमने पढ़ा हुआ है कि पश्चिम बंगाल वह इलाका है जहां पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच का नया पैकेट सीधे खुल जाता है। शायद ये हमने पढ़ा हुआ है, शायद ये हमने पढ़ा हुआ है कि वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री क्यों लग रही है, क्योंकि जूट इंडस्ट्री को बहुत पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए, इसीलिए जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में लगती है। जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में लगती है। थर्ड, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ऑब्लिक मिनरल्स, खनिज। रॉ मटेरियल, कच्चा माल या फिर मिनरल्स, या जिसको हम खनिज कहते हैं। अब भाई रॉ मटेरियल जो है वो तो अपने जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मोस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बहुत सी आयरन और, सर केरला साइड तो हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ नहीं मिलती बेटा। जूट के लिए आपको एलुवियल सॉइल भी चाहिए। केरला में लेटराइट सॉइल होती है, केरला में लेटराइट सॉइल होती है। जूट के लिए आपको एलुवियल सॉइल चाहिए, डेल्टा वाली, इसीलिए सुंदरबन डेल्टा के आसपास हम इसको उगाते हैं। मोस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, अधिकतम लौह अयस्क आर लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जमशेदपुर, जिसको टेस्को भी कहा जाता है। टेस्को, टेस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदजी टाटा ने लगाई थी। कहाँ लोकेटेड है बेटा? इज लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। यह छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकेटेड है। और शायद इससे आप समझ जाओगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि फिजिकल फैक्टर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक और लास्ट पॉइंट है इसी में, फोर्थ पॉइंट है सॉइल, मृदा। मैं सिर्फ एग्जांपल लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास की मृदा, जिसको हम सभी लोग रीगर के नाम से भी जानते हैं, उसी के आसपास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है, कपास का उद्योग लगा हुआ है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो शायद अब आएगा। यहाँ की मिट्टी को, ये मिट्टी को ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ये काली मिट्टी है, ये हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे काली मिट्टी होती है। डेकन लावा सॉइल है, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, ये सारे पॉइंट्स जो आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या आपको देख के लग रहा है कि काली मिट्टी के पास ही लगाए गए हैं? ये सारे काली मिट्टी के पास ही लगाए गए हैं सारे। अगर अभी भी ये एग्जांपल लग रहा है कि कॉटन का एग्जांपल रिपीट हो रहा है, तो दूसरा एग्जांपल देखिए, रबर इंडस्ट्री, रबर उद्योग इन लेटराइट सॉइल, इन लेटराइट सॉइल ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। केरला एवं तमिलनाडु की लेटराइट मृदा में रबड़ का उद्योग लगता है। मैंने आपको शायद एक सामान्य पहले बताया होगा कि यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेटराइट सॉइल वही मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा पानी गिरने से जब सिलिका का लीचिंग हो जाता है तो ऊपर बचने वाली जो सॉइल होती है वो लाल रंग की सॉइल होती है और उसको लेटराइट सॉइल कहा जाता है। यहीं पे रबर इंडस्ट्री है और इसीलिए तमिलनाडु में आप देखते हो विराट कोहली के बल्ले पे जो स्टिकर लगा हुआ है जिसको हम MRF कहते हैं, वो और कुछ भी नहीं, वो और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मद्रास रबर फैक्ट्री है। MRF मद्रास रबर फैक्ट्री है और वो कुछ भी नहीं है बेटा, वो मद्रास का नाम है, मद्रास रबर फैक्ट्री। तो ये तो सारे फिजिकल फैक्टर्स हो गए, ये वो फैक्टर्स हो गए जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट पूरा खेल खेलता है। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें इंसानों का रोल बहुत बड़ा होता है। नॉन फिजिकल फैक्टर्स, नॉन फिजिकल फैक्टर्स, गैर गैर भौतिक कारक। सुमित, नया चीजें पता चले उसी के लिए तो क्लास करते हैं, नई चीजें पता चलनी चाहिए। नॉन फिजिकल फैक्टर्स हमको भी किसी ने बताया ही होगा बेटा कभी, तभी आज हम आपको बता रहे हैं। नॉन फिजिकल फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर influenced by, these factors are influenced by humans and their behavior along with
एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, ये वह कारक होते हैं बेटा जो इंसान और उनके बर्ताव एवं प्रशासन की नीतियों पर निर्भर होते हैं। मान लो मोदी जी एक नीति ले आते हैं, मोदी जी एक नीति ले आते हैं कि झारखंड में आज के बाद कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो ये कोई ज्योग्राफी का रीजन नहीं है कि झारखंड में अब इंडस्ट्री नहीं लगेगी। अब ये ज्योग्राफी का रीजन नहीं है कि झारखंड में इंडस्ट्री नहीं लगेगी। अगर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा, आज मैंने एक स्टेटस डाला है, उसमें मैंने हसदेव के फॉरेस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में बताया। हसदेव छत्तीसगढ़ में, हमने देखा था हसदेव एक नदी भी है तो छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है हसदेव। हसदेव में जंगल है, उन जंगलों का नाम भी हसदेव है वहाँ पे अडानी एक इंडस्ट्री लगा रहा है और इसलिए हसदेव में लगभग 23,000 या मेरे ख्याल से 2300 पेड़ों को काट दिया गया है। अब इन 2300 पेड़ों को काटा गया तो वहाँ के आदिवासी लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि इन पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। अब बेटा ये पॉलिसी तो सरकार की है ना, इसमें ज्योग्राफी का क्या लेना देना। ये तो पॉलिसी सरकार की है कि हसदेव के जंगल कटेंगे और वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, तो इसलिए इन फैक्टर्स को नॉन फिजिकल फैक्टर्स कहा जाता है। नॉन फिजिकल फैक्टर्स में हम कुछ फैक्टर्स को देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे। जैसे सबसे पहला फैक्टर है लेबर अवेलेबिलिटी। लेबर अवेलेबिलिटी, श्रमिक उपलब्धता। लेबर अवेलेबिलिटी, अब लेबर अवेलेबिलिटी या श्रमिक की उपलब्धता को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे हमारे देश में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो लेबर होती है या जो श्रमिक होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, और वैसे तो तीन प्रकार का होता है लेकिन मैं अभी आपको दो ही बता रहा हूँ। एक होता है नॉन स्किल्ड, जिसके पास कोई स्किल नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता जिसके पास, वह केवल और केवल वजन उठा सकता है, वेट लोडिंग अनलोडिंग कर सकता है। जो घर वगैरह शिफ्ट करने के लिए हम कभी कभी टेम्पो के साथ वो जो दो तीन लोग आते हैं ना सामान उठाने के लिए, देखा होगा आपने, जिनके पास कोई स्किल नहीं है काम का लेकिन वो मेहनत कर सकते हैं, मजदूर कहते हैं जिसको, मजदूर, आम भाषा में जिनको मजदूर कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं, ये सेकंड कैटेगरी को मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेमी स्किल्ड वालों को, और कुछ होते हैं स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड लेबर या कौशल युक्त लेबर। एक होती है गैर कौशल युक्त और एक होती है कौशल युक्त। कौशल युक्त में आ जाएंगे आपके इंजीनियर्स, इंजीनियर, या फिर आपके आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जिनको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है। अब आप मुझे बताइए, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो नॉन स्किल्ड लेबर है ये बिहार की है, बिहार में लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं, यूपी की है ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, झारखंड की है जहाँ पे आदिवासी लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वेस्ट बंगाल की है जहाँ के लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ये ओडिशा की है जहाँ के आदिवासी लोग आज भी मजदूरी करने के लिए तैयार है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, ऐसा मजदूर जिसके पास काम, यही उसके पास स्किल है कि वो वजन उठा सकता है, वो इधर से उधर ठेला खींच सकता है, क्या वो इंसान जिसके पास कोई स्किल नहीं है, क्या वो यूपी से केरला जाने के लिए ज़्यादा तैयार रहेगा, या एक इंजीनियर जिसने 4 साल बीटेक करके एक डिग्री हासिल करी है और उसको बेंगलोर में जॉब लग गई और वो दिल्ली का रहने वाला एक लड़का है, लड़की है, वो बेंगलोर जाके जॉब करने में ज़्यादा तैयारी रखेगा? बताएं मुझे कौन ज़्यादा बेहतर जल्दी जाने के लिए तैयार हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला वह व्यक्ति जिसने स्किल एक्वायर किया है। मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद इतना था आप लोगों को कि जो स्किल्ड लेबर होती है, जो स्किल्ड लेबर होती है या कौशल युक्त लेबर होती है, ये माइग्रेट करने में या प्रवास करने में झिझकती नहीं है। जब मान लीजिए आप लोग स्किल अभी एक्वायर कर रहे हो, आप लोग नॉलेज ले रहे हो, आपकी जॉब लग गई और आपको कैडर मिल गया तमिलनाडु कैडर, तो मध्य प्रदेश के बच्चे भी तमिलनाडु कैडर में जाके कलेक्ट्रेट का काम करेंगे क्योंकि आप लोगों ने स्किल एक्वायर किया है। लेकिन अगर आप ठेला खींचने वाले को बोलोगे कि जाओ तुम्हें अब तमिलनाडु में ठेला खींचना है, वो वहां जाके काम करने में 2 बार सोचेगा बेटा, वो 2 बार सोचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब है जो स्किल्ड लेबर होती है वो ज्यादा माइग्रेट करती है, ज्यादा दूर दूर तक जा सकती है। इसी चीजों पे लेबर अवेलेबिलिटी जो पहला पॉइंट था, लेबर अवेलेबिलिटी जो पहला पॉइंट है, हमें हमेशा सस्ती चीजों पे ध्यान देना है। तो चीप लेबर या सस्ती लेबर, चीप लेबर, चीप का मतलब बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि चीप का मतलब रद्दी, चीप का मतलब सस्ती। चीप लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। आपको अब खदानों से कोयला निकलवाना है तो आपको सस्ती लेबर चाहिए, ऐसी लेबर चाहिए जो 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी में आपका काम कर देगी। देयरफॉर, अतः वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हमको प्रोवाइड करते हैं चीप। हम नॉन स्किल्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अर्ध कौशल युक्त या सेमी स्किल्ड लेबर। इनमें क्या स्किल है कि ये अच्छी गहराइयों से भी कोयला निकाल सकते हैं, चीप सेमी स्किल्ड लेबर। इसीलिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री लगी हुई है क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती मिल जाती है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? क्या पहला पॉइंट समझ में आया? बताएं मुझे, पहला पॉइंट समझ में आया? लेबर सस्ती चाहिए, अगर आपको कोयला खुदवाना है, कहीं से आपको इंडस्ट्री लगानी है, आयरन को उठाना है, मजदूरी चाहिए, आपको सस्ता मजदूर चाहिए, वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आदिवासी लोग हैं, उनको आसानी से वहाँ पे आप काम में लगा सकते हो। दूसरे
जो लेबर में ही एक हमारा दूसरा एस्पेक्ट है, किसी इंडस्ट्री को लगने में माइग्रेशन कैपेसिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। माइग्रेशन कैपेसिटी या प्रवास करने की क्षमता, माइग्रेशन कैपेसिटी या प्रवास करने की क्षमता। माइग्रेशन एक पूरा अलग टॉपिक है जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अगले महीने 1 तारीख से 5 तारीख तक, 5 तारीख से लंबा नहीं खींचूंगा मैं आपका कोर्स, 5 तारीख को किसी भी हाल में कोर्स खत्म हो जाएगा। माइग्रेशन कैपेसिटी या प्रवास की क्षमता। मैंने आपको बताया कौन सी लेबर ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, तो हम देखेंगे स्किल्ड लेबर या कौशल युक्त जो लेबर है, स्किल्ड लेबर कैन माइग्रेट मोर। दैट्स वाई कौशल युक्त जो श्रमिक हैं वे लंबी दूरी तक प्रवास कर सकते हैं। इसीलिए दैट्स वाई आईटी इंडस्ट्री, आईटी उद्योग इज लोकेटेड। आईटी उद्योग कहाँ देखा है आपने, बताएं मुझे। कहीं सुना है आपने, कभी भी आपने सुना है कि झारखंड की सिलिकॉन वैली बहुत फेमस है, या झारखंड में कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ है, या उड़ीसा में कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ है, उड़ीसा में अमेजोन ने अपनी एक ब्रांच खोल ली है, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में फ्लिपकार्ट ने अपनी एक ब्रांच खोल ली है। कभी नहीं सुनोगे आप ये सब सुनोगे तमिलनाडु में, आप सुनोगे चेन्नई में, आप बोलोगे बेंगलोर में अमेजोन ने। ये बाइजूस का सेंटर कहाँ है, अमेजोन। अन अकेडमी के 2 सेंटर है, एक सेंटर बेंगलोर में, एक सेंटर दिल्ली में। क्यों भाई, बड़े शहरों में क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बड़े शहरों में इनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, और इसमें काम करने वाली लेबर कैसी होगी, स्किल्ड लेबर होगी, वो पूरे इंडिया से आके दिल्ली में और बेंगलोर में काम करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है आईटी इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन मेट्रो सिटीज, यह मेट्रो शहरों में स्थित है, इन मेट्रो सिटीज, बिकॉज लेबर कैन माइग्रेट, क्योंकि इनके लिए जो मजदूर चाहिए वो प्रवास कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के लिए जो मजदूर चाहिए वो प्रवास कर सकते हैं। क्या सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? क्या सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? बताएं मुझे। बढ़िया। थर्ड, कैपिटल अवेलेबिलिटी या पूंजी की उपलब्धता। कोई भी उद्योग आपके देश में क्यों लगेगा अगर पैसा ही नहीं दे रहा है बैंक वगैरह? तो कैपिटल अवेलेबिलिटी या पूंजी उपलब्धता, कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, इसमें आ जाता है आपका लार्ज बैंक्स, बड़े बड़े बैंक, शेयर मार्केट, बड़े बड़े बैंक, शेयर मार्केट, इन्वेस्टर्स। अगर ये आपके देश में है तो आपके देश में इंडस्ट्री लगेगी, अगर नहीं है तो इंडस्ट्री भूल जाइए। क्योंकि इंडस्ट्री कैसे लगती है बेटा, इंडस्ट्री में आप उसको बैंक वाले को अपना प्लान बताते हो, फिर बैंक वाला आपको लोन देता है। अगर बैंक ही नहीं है तो लोन कहाँ से लोगे? अगर इन्वेस्टर नहीं है, अगर शार्क टैंक वाले लोग नहीं होते तो हमारे देश में स्टार्टअप्स चालू नहीं होते। अगर रतन टाटा जैसे लोग छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो आज हमारे देश में 100 यूनिकॉर्न नहीं होते। यूनिकॉर्न क्या होता है? व्हाट इज अ यूनिकॉर्न? किसी को पता है? कू बताओ बेटा, इकोनॉमी वाले हो ना आप तो। यूनिकॉर्न क्या होता है? बहुत टर्म चल रहे हैं, यूनिकॉर्न, चीता, गेजल, क्या होता है ये? चलो सोच के बताना, नहीं तो हम बताएंगे। नहीं पता होगा तो मुझे ये भी बता देना कि सर नहीं पता है, बता दीजिए। चौथा पॉइंट देखिए, लैंड अवेलेबिलिटी। सुमित कह रहे हैं बड़ी कंपनी। सुमित ऐसी हवाबाजी में बात करोगे, इंटरव्यू वाला ढूंढ ढूंढ के पीटेगा। फिर पेपर में आ गया कि यूनिकॉर्न क्या होता है, आपने लिख के आ गए बड़ी कंपनी, तो फिर बोलेगा रुको अब इसका एड्रेस वगैरह निकलवाते हैं और घर पहुंचते हैं अब इसके। अरे बेटा, यूनिकॉर्न कंपनी वह कंपनी होती है, यूनिकॉर्न कंपनी वह कंपनी होती है जो एक स्टार्टअप हो और वह कंपनी $100 मिलियन की कंपनी से ज़्यादा बड़ी हो जाए। समझ रहे हो? उसका जो टर्नओवर है वो $100 मिलियन से ऊपर निकल जाए, तब हम उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। कहने का मतलब बड़ी कंपनी ही है। लेकिन जैसे आप लोगों ने शायद एक नाम सुना हो, फिजिक्स वल्ला, ये नाम तो सभी ने सुना होगा। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न हो गया है। आइए, लैंड अवेलेबिलिटी, भूमि उपलब्धता, लैंड अवेलेबिलिटी या भूमि उपलब्धता। एग्जाम्पल देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज या सौर उद्योग रिक्वायर्स लार्ज एरिया। अगर आपके देश में बहुत बड़ा एरिया नहीं है तो आप सोलर इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाओगे। आप बताइए, गोवा में ज्यादा सोलर इंडस्ट्री होगी कि राजस्थान में? खुद से बताइए, गोवा में ज्यादा सोलर इंडस्ट्री होगी कि राजस्थान में? पढ़ा हुआ है हमने, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। राजस्थान बड़ा एरिया है, सोलर इंडस्ट्री राजस्थान में ज्यादा लगेगी। देन गवर्नमेंट की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां। एग्जाम्पल देखिए सीधे सीधे, इन 1991, ये कौन सा साल है? यह वह साल है जब मनमोहन सिंह ने भारत को भिखारी बनने से बचाया था। हमारा देश 14 दिन का पैसा रख के बैठा था, 14 दिन, 14 डेज में हमारा देश निपट जाता। पीवी नरसिम्हा राव ने बोला
मनमोहन सिंह उस समय लेक्चर ले रहे थे यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल सही सुमित, एलपीजी रिफॉर्म्स आएंगे, लेक्चर ले रहे थे यूनिवर्सिटी में, मनमोहन सिंह के पास फोन गया, बोले भाई साहब बड़ी दिक्कत हो गई है, आ जाइए कुछ कीजिए। तो मनमोहन सिंह ने कहा हम करेंगे तो, लेकिन आप मेरे को बिल्कुल रोकेंगे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह आईएमएफ गए, आईएमएफ से बातचीत हुई, फ्री हैंड दिया गया, राव मनमोहन प्लान आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, और उस समय के बाद भारत की इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट होना शुरू हुई। इन 1991 1951 में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इन तीनों शब्दों का मतलब वैसे तो इकोनॉमी का टीचर आपको समझाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से जिस इंसान को, जो हो रहा है होने दो। लिबरल का मतलब है सरकार नियम कानून ज्यादा करेगी कि कम, नियम कानून कम कर देगी, लाइसेंस अब ज्यादा लगेंगे कि कम, कम लाइसेंस लेना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा लगेगा कि कम, अरे कम टैक्स दे भाई, तेरे को जो करना है कर, लिबरल हो गया हूं मैं, लिबरल हो गया हूं मैं। लिबरल का मतलब है लिबर्टी दे देना, आजादी दे देना, जो आप लोगों ने शायद प्रीएम्बल में एक वर्ड पढ़ा होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मतलब आजादी, प्राइवेटाइजेशन मतलब अब निजी निवेश, जैसे अडानी और अंबानी, इन लोगों को निवेश करने की इजाजत है इंडस्ट्रीज में। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल, फॉरेन फॉरेन की इंडस्ट्रीज, कोको कोला भारत आ रहा है, लेस भारत आ रहा है, मैगी भारत आ रही है, नेस्ले भारत आ रहा है, ये सारे लोग भारत आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मतलब ग्लोबल इंडस्ट्री भी भारत में लगेगी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 का गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। छठा है सोशल फैक्टर्स या सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स या सामाजिक कारक। कई बार उद्योग ना लगने या लगने के पीछे सामाजिक कारक भी होते हैं, जैसे बीफ, नॉनवेज, एल्कोहल इंडस्ट्रीज, मांसाहारी एवं मदिरा के उद्योग आर नॉट सेटअप, आर नॉट सेटअप नियर रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थानों के पास नहीं लगते और स्कूल्स के पास नहीं लगते। एल्कोहल, दारू की इंडस्ट्री हो गई, नॉनवेज, बीफ की इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये धार्मिक जगहों के पास नहीं लगती, दूर लगती हैं थोड़ी, ठीक है। सेवेंथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, निर्यात का उद्देश्य। कई उद्योग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनको विदेशों में अपना सामान भेजना है। सेवरल इंडस्ट्रीज, कई उद्योग, सेवरल इंडस्ट्रीज, कई उद्योग आर लोकेटेड, आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स, बंदरगाह के किनारे लगते हैं। एग्जाम्पल, बंदरगाह के किनारे क्यों लगते हैं? एग्जाम्पल देखिए, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील प्लांट। कहाँ लगा है विशाखापट्टनम आयरन और स्टील प्लांट? जरा देखिए, ये लगा है विशाखापट्टनम, क्या देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर? बिल्कुल पोर्ट के किनारे लगा है, बिल्कुल पोर्ट के किनारे। कोई लोहा नहीं है यहाँ पे, कोई कोयला नहीं है यहाँ पे, फिर भी विशाखापट्टनम में क्यों लगा है? क्योंकि बेटा विशाखापट्टनम का जो कोयल आपका आयरन और स्टील बनता है वह जापान, साउथ कोरिया, चाइना में जाके अपने आप को बेचता है और वहां से पैसा कमाता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या निर्यात के लिए भी कुछ इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, वह इंडस्ट्रीज केवल और केवल एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होती हैं। आठवां पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का स्वभाव। जैसे मान लीजिए ब्रेड की इंडस्ट्री है, ब्रेड जो आप लोग खाते हो सैंडविच बनाने के लिए, अगर उस इंडस्ट्री को मैं मार्केट से 200 किलोमीटर दूर लगा दूं, तो जब तक वो ब्रेड मेरे शहर आएगी, क्या वो ब्रेड मुझे फ्रेश मिलेगी क्या? बताइए मुझे। अगर मैं डेयरी इंडस्ट्री, जैसे पनीर है डेयरी प्रोडक्ट है, खोआ है डेयरी प्रोडक्ट है, इस ऐसे प्रोडक्ट को अगर मैं शहर से 200 किलोमीटर दूर लगा दूं, जब तक बेटा वो इंडस्ट्री का सामान मार्केट पहुंचेगा तब तक वो खत्म हो जाएगा। तो इंडस्ट्री की लोकेशन नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है। एग्जांपल देखिए, डेयरी एंड बेकरी इंडस्ट्री, डेयरी एंड बेकरी इंडस्ट्री। आपने देखा होगा, आप लोगों को कई बार शहरों में भैंस चलती हुई दिख गई होगी, किसी को कोई टकराया है ऐसे भैंसों से? काले रंग की बड़ी बड़ी भैंसें होती हैं, आधी नाले में नहाई होती हैं, कीचड़ लगा रहता है। कभी हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने पूरा झुंड आ गया हो, फिर आपको रुकना पड़ा हो कि भाई भैंसें निकल जाएं फिर हम निकलेंगे? कभी ऐसा हुआ हो किसी गली मोहल्ले में टकरा गए हो भैंसों से? क्यों भैंसें शहरों में दिख रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि भैंसें शहरों में दिख रही हैं? क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री और मिल्क इंडस्ट्री मार्केट के पास लगती है। डेयरी एंड बेकरी इंडस्ट्री, दुग्ध एवं बेकरी उद्योग आर लोकेटेड नियर मार्केट, नियर मार्केट बिकॉज ऑफ, क्यों मार्केट के पास लग रही हैं? बिकॉज ऑफ
पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो पेरिश कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। ये पेरिशेबल शब्द मैंने जब हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था तब भी यूज किया था कि टमाटर वगैरह पेरिशेबल आइटम होते हैं जो जल्दी सड़ जाते हैं। नाइन्थ, इन्वायरमेंट फैक्टर्स या इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस, पर्यावरण के कारक। कुछ लिखना नहीं है खास में, सरकार अगर अलाउ अलाउ करती है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं है इस इंडस्ट्री से तो वो लगेगी, सरकार अलाउ नहीं करती तो वो नहीं लगेगी। और टेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी।